हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 6 का पृथ्वी और हमारा जीवन भूगोल इसका पाठ 3 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर इसको पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोब जो है हमारे पृथ्वी का एक प्रतिरूप है और इस पे ही हम आज देखेंगे कि किस तरह से जो अक्षांश है और देशांतर जो इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है और यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई। तो पृथ्वी के आकार से आप सभी लोग परिचित है कि यह जो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। और पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आभ यानी जियोड कहलाता है। भू-आभ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? तो जैसा कि हमने कहा कि ग्लोब क्या है, एक पृथ्वी का प्रतिरूप है और जिस तरह से ऊपर का जो भाग होता है वह कहलाता है उत्तरी ध्रुव और नीचे का जो भाग है उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर पूरे 24 घंटे में एक अक्ष पर पूरी रोटेशन करती है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है और ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब जो होती है वह मूवमेंट करती रहती है। इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी ठीक इसी प्रकार अपने अक्ष और धुरी पर घूमती रहती है। ग्लोब द्वारा हम महाद्वीप, महासागर और देशों को उनके सही आकार के अनुसार देख सकते हैं। पृथ्वी यानी ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण। तो हम आसानी से ग्लोब पर स्थान का निर्धारण कर सकते हैं, जैसे कि आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं। तो उस स्थान की स्थिति को हम क्या कहते हैं? सापेक्षिक स्थिति यानी रिलेटिव लोकेशन। जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, तो हमने श्रीलंका को भारत से रिलेट करके देखा है। तो इस तरह की लोकेशन को क्या कहते हैं? रिलेटिव लोकेशन, सापेक्षिक स्थिति। यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है, यानी यहाँ पर श्रीलंका जो है इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति किसके सापेक्ष बताई गई है? भारत के सापेक्ष बताई गई है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी या समुद्र आदि के करते हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? वास्तविक स्थिति यानी एब्सोल्यूट लोकेशन। और पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल ग्रिड द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। जैसे कि हम पहला देखेंगे, अक्षांश रेखा क्या होती है यानी लैटिट्यूड। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है, हमें भली भांति पता है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती रहती है और यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। जैसे कि यहाँ पर एक पृथ्वी का चित्र दिया हुआ है, जिसमें यह जो बीच की रेखा है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री पर है और यह भूमध्य रेखा कहलाती है। और इसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी भूमध्य रेखा जो है यह हमारे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जहाँ पर यहाँ सबसे ऊपर का जो भाग होता है यह होता है उत्तरी ध्रुव और जहाँ पर दक्षिणी ध्रुव हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी हमारा किस आकार का है? गोलाकार का है। अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं जहाँ किसी स्थान की दूरी मापी जा सके, किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में 2 ऐसे बिंदु हैं
जहाँ किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने बताया था, यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति को हम पता लगा सकते हैं। विषुवत रेखा यानी जो भूमध्य रेखा है, जिसको हमने कहा था जो 2 भागों में विभाजित करता है पृथ्वी को, उसे इक्वेटर भी कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो ध्रुवों को बराबर दूरी पर, दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पे, यानी जो उत्तरी ध्रुव है उससे भी बराबर दूरी पे है और उतने ही दक्षिणी ध्रुव से भी बराबर पे है। इस पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे हैं। तो यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरा है और यह रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। जैसा कि अभी हमने बताया भी था कि जो उत्तरी भाग होती है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसी प्रकार दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध को सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। अब अक्षांश क्या कहते हैं, जैसे कि हम पृथ्वी से जो कोणीय दूरी हम लेते हैं एंगल के पर, उसे हम अक्षांश कहते हैं। और इसी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोण की तरह अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं और ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं और इस कारण इसे क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। समांतर रेखा यानी बराबर दूरी पे ये लाइन खींची जाती है और इसीलिए, और बिल्कुल भी ये पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं रेखाएं, इसीलिए इसे पैरेलल कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा, इसको किस डिग्री पे रखा गया है, 0 पे रखा गया है। चूँकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। तो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है यह किस एंगल पर है, 90 डिग्री, और दक्षिणी ध्रुव भी दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता और यह भी 90 डिग्री पर है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों की उत्तर अक्षांश और दक्षिण के सभी अक्षांश को क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बीच में जो सबसे लंबी लाइन होती है 0 डिग्री पे, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी यह जो रेखा है छोटी होती जाती है और बिल्कुल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर यह 0 हो जाती है। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा भी था कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई कैसी हो जाती है, 0 होती है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने अभी बताया भी था कि उसे क्या कहते हैं, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और कर्क रेखा जो है वह हमारे देश भारत से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बॉक्स में एक नोट दिया हुआ है, इसे भी पढ़ेंगे कि यदि 360 बराबर भागों में बांटा जाए तो 1 भाग 1 अंश के बराबर होगा और 1 डिग्री के बराबर होगा, और 1 डिग्री के 60 बराबर भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण 1 मिनट के बराबर होगा। इस प्रकार 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकंड का कोण बनाता है। जैसे कि हम मैथ्स में पढ़े भी हैं, तो इस तरह से यहाँ पर कोण बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र के द्वारा भी यहाँ दर्शाया गया है कि यह जो लैटिट्यूडनल लाइंस जो हैं, जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है,
इसमें ये देखेंगे कि जो बीच का रेखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा, और क्या बोलते थे यहाँ पर, हमने भी पढ़ा भी था, इसको बोलते थे इक्वेटर, और इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते थे, भूमध्य रेखा। यानी इस पूरे पृथ्वी को इसने दो भागों में विभाजित किया है, पहला जो है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ देखिए 23.5 डिग्री पर क्या है, यहाँ पे तो ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में यहाँ पर भी क्या है, ये मकर रेखा। और दक्षिणी शीत कटिबंध जो है यह फ्रिड जोन है, यहाँ पर काफ़ी ठंडी होती है, बहुत ठंडा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है यहाँ पर मकर रेखा होती है, और यहाँ पर भी टेम्परेचर जो होती है वह शून्य हो जाती है, बहुत ठंडा होता है। और यहाँ पर भी सेम इसी तरह इसके जैसे कि वहाँ पर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक उसी प्रकार दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, इन दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हमने अभी बताया भी था कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, और 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, जो ऊपर का हिस्सा जो है 66.5 डिग्री जो है, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी में देखेंगे तो आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री जो दक्षिण में है उसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिक रेखा। ये वाला अंटार्कटिक रेखा हो जाएगा, ये वाला अंटार्कटिक रेखा, और ये वाला आर्कटिक रेखा। अब हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी भी दी गई है कि आपको एक सादा कागज़ लेना है, और आपको उसके मध्य में एक आप पहले वृत्त बनाएंगे और उसमें एक रेखा खींचेंगे मध्य में, जिसको हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा। और अब हम चांद की सहायता से, आपके पास चांद होगा, आप ऊपरी के भाग में 15 डिग्री, 13 डिग्री और 30, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 अंश का डिग्री का कोना बना लोगे। ठीक उसी प्रकार हमने उस पर लाइन भी खींच देंगे, समांतर रेखा खींचेंगे, और उसके जो उस समांतर रेखा पर 15 डिग्री ये जो अंश हमने बनाए हैं उसको लिख देंगे। तो इस तरह से हम, जैसे कि उत्तर के तरफ उत्तरी गोलार्ध में हमने किया है, ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध को भी आप यहाँ पर बना सकते हो कॉपी में। और अगर हम देखेंगे तो यदि एक एक अंश के अंतराल में अगर आप रेखाएं खींचेंगे, जैसे हमने तो यहाँ 15 डिग्री पे किया है, लेकिन अगर एक एक डिग्री पे की जाए तो इनकी कुल संख्या कितनी बनती है, 179। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों ध्रुवों पर मात्र बिंदु रह जाती है, जैसे कि हमने बोला था। इसीलिए ध्रुवों पर इनकी लंबाई क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब अभी तक हमने अक्षांश रेखा देखा, लैटिट्यूडनल लाइंस। अब हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, जो इमेजिनरी लाइन है हमारी पृथ्वी पर, जिसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद और पीलीभीत शहर जो है लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनके सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये दोनों ध्रुव को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम से कितनी दूरी है।
तो इस मानक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और इनके बीच की दूरी को हम अंश में नापते हैं। ये रेखाएं ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं और इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनकी बीच की दूरी 0 हो जाती हैं और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है कि इस तरह से यहाँ पे ये लाइन बनती गई और जैसे ही जो लास्ट लाइन है वो क्या हो जाता है? इनके बीच की आपस की दूरी जो है वह 0 हो जाती है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। ये ध्रुव है इनके किनारे, वहाँ पर ये बिंदु एक बिंदु पर मिल जाती हैं ये रेखाएं। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी बिंदु जो होती है उसके चारों तरफ अगर कोण बनाएं तो गोल जो पूरी कोण है वो कितने की बनती है? 360 डिग्री की। अर्थात 1 डिग्री के अंतराल पर अगर देखा जाए तो देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो कितने ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं बनेंगी? 360 डिग्री। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान बराबर होती है। अब वहाँ देखिए हमने बताया था जो 0 डिग्री पे इक्वेटर जो लाइन था वो सबसे लंबी लाइन होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के सबसे अंतिम बिंदु पर बिंदु पर जब जाते हैं उत्तरी बिंदु पर तो वहाँ क्या हो जाता है? 0 हो जाते हैं उसकी लंबाई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वह लंबाई उनकी समान होती है। अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई जो थी, इसीलिए देशांतर रेखाओं की गणना यहाँ पर जब कठिनाई आई तो क्या हुआ? एक हमने सभी देशों ने सर्वसम्मति से लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर एक ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, वहाँ एक लैब है, वहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर प्राइम लॉन्गिट्यूड या प्रधान जाम्योत्तर प्राइम मेरिडियन होगी। इसको मान लिया गया है और इसे ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के पीछे 180 देशांतर रेखाएं होती है और 0 डिग्री से पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। और इसी तरह से ये 0 डिग्री है, इसके पश्चिम दिशा में ये पश्चिम दिशा हुआ और ये पूर्वी दिशा में 180 डिग्री तक के देशांतरों को पश्चिम देशांतर कहते हैं। तो ये हमारा पूर्वी देशांतर हो गया और यह पश्चिमी देशांतर हो गया। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं एक ही है। तो यानी जो 180 डिग्री का जो रेखा बन रही है वह दोनों की तरफ से देखा जाए तो वह एक ही है, ये जो बीच में पास हो रही है। और इसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक के 0 डिग्री देशांतर रेखाएं एक ही हैं और ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी को परितः एक वृत्त बनाती है जो ध्रुवों से होकर गुजरती है। तो ये इस तरह से ये जो प्रमुख माध्याह्न रेखा है यह हमारी पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करती है। पहली जो है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा जो है पश्चिमी गोलार्ध। अब आप यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आप स्वयं पढ़ के आप एक ग्लोब बनाएंगे। देखिए जैसे ये देशांतर रेखाएं हैं इस पे आप भली भांति और अच्छे से समझ जाओगे। जो बीच की रेखा निर्धारित की गई है सारे देश की सहमति से, इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा, जो कि लंदन के पास से गुजरती है, मध्याह्न रेखा कहते हैं। और ठीक इधर यह पूर्वी गोलार्ध है और यह पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, नीचे जो है यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है, जिसको हम फ्रिट जोन भी कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये वाला फ्रिट जोन होता है। फिर इस वृत्त और दोनों ध्रुव के बीच यह हमारी एक्टिविटी है वही वाली कंटिन्यू हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि देशांतर और समय। अब देखिए जो देशांतर हमने पढ़ा था इससे हमारे यहाँ जो समय जो हम कहते हैं टाइम देखते हैं तो यह भी तय होता है।
और पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। कहीं पर सूर्योदय का समय अलग है तो कहीं अलग है। अन्य कहीं दो सुबह रहता है तो कहीं दोपहर रहती है, कहीं सूर्यास्त रहता है तो कहीं पर आधी रात रहती है। अतः विभिन्न स्थानों के समय और मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है, और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? देशांतर रेखाओं का उपयोग करेंगे। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों का गति है। इनकी गति को ही, इनके गति के चाल से ही हम समझ पाते हैं कि समय को, पहले के लोग ऐसे ही करते थे। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की जो गति है उनके गति के अनुसार समय को मापते थे। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर होती है, और यह दोपहर मध्याह्न में सबसे छोटी, जब हम बिल्कुल भी दोपहर बीच का मध्याह्न होता है उस समय छोटी बनती है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह सबसे लंबी होती, क्योंकि स्लैंटिंग बनता है उस समय हमारी जो छाया है वो थोड़ी तिरछी बनती है तो वो लंबी होती है। लेकिन जब सीधे धूप आती है हमारे सिर पर, यानी 12 बजे के आसपास, उस समय जो हमारी छाया है वह सबसे छोटी बनती है। किसी देशांतर पर जब सूर्य आकाश से में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ के दिन क्या होते हैं? 12 बजते हैं। और हर समय को वहाँ का स्थानीय, इसी समय को क्या बोलते हैं? लोकल टाइम कहते हैं, स्थानीय समय। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है, यानी एक देशांतर रेखा है तो उस रेखा पर स्थित जितने भी स्थान हैं उनका स्थानीय समय सेम रहेगा। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, यानी जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर घूमती है तो वह किस दिशा से घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः प्रधान याम्योत्तर से पूर्व के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे, यानी पूर्वी गोलार्ध में इस साइड के जो पूर्वी साइड के जो भी स्थान हैं वो ग्रीनविच समय से आगे, तथा पश्चिम के याम्योत्तरों पर स्थानीय समय ग्रीनविच स्थान से पीछे होगा। और हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, और यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो हमारी पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इससे हम मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन का भी पता लगा सकते हैं। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारिणी बनाना। जैसे हमारी रेलगाड़ी जो है यह कई देशों से गुजरती है, तो यह क्या हो जाता है, यहाँ पे समय सारणी इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। हमारे देश की सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। तो इस समस्या को दूर करने का आवश्यक है कि प्रत्येक देश में एक मानक समय होना चाहिए। इसी मानक रेखा और मानक माध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना गया है। जैसे कि हमारे देश में 82.5 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक माध्याह्न रेखा माना गया, यानी हमारे देश में 82.5 डिग्री यानी 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक माध्याह्न रेखा माना गया है, और इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। जैसे कि अभी बताया था कि जो हमारा भारत है
वह पूर्वी गोलार्ध में आता है और यह आगे की तरफ इसका समय रहेगा, तो यह कितने समय आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जबकि ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे तो उस समय हमारी घड़ी में, भारत की घड़ियों में 5:30 बज रहे होंगे। इसी तरह से पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में भी बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतर विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः पाकिस्तान 5 घंटा और ग्रीनविच और क्या था, बांग्लादेश जो है वह 6 घंटे आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतर विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंधे होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध है। तो अपने अपने हर देश में अलग अलग मानक समय है, उसी के आधार पर वहाँ पे समय अवधि देखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हमें पता है कि पृथ्वी गोल है और अतः प्रत्येक स्थान पर पूरब तथा पश्चिमी किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 की पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है और यदि 0 डिग्री रेखा से 180 पूर्वी देशांतर की ओर चले यानी 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर यानी पश्चिम की तरफ चलेंगे, यात्रा करेंगे, तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या 1 दिन का समय का अंतर आएगा। इसीलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 डिग्री यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक मैप में भी दर्शाया गया है कि जो हमारा भारत, इसमें देखिए कहाँ, ये हमारा भारत है और यह ग्रीनविच कहाँ पर है, ये 0 डिग्री पे, ये हमारा ग्रीनविच है, बीच वाला पार्ट जो है। इससे हमारा 5.5 डिग्री, 5.5 घंटे की दूरी पर 5.5 घंटे का जो समय है वह हमारे देश में आगे रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी और भी देश हैं, इधर भी दिखा रहा है, यहाँ भी काफ़ी देश हैं, या पीछे चलते हैं। इनका जो घंटा है ये कुछ देर समय पीछे चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे इस अवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। और जैसे कि जहाँ कोई देश भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला हुआ है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है और इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर 1 दिन कम हो जाता है और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर आने वाला दिन गिना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे समझेंगे, जापान से अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार सायं 5 बजे पार करता है, तो दूसरी ओर रविवार का सायं 5 बजे माना जाता है। यानी दूसरी ओर क्या मानते हैं कि वह रविवार के शाम 5 बजे हैं और अमेरिका में क्या माना जाएगा कि सोमवार के सायं 5 बजे। यानी कितने घंटे का है यहाँ पे अंतराल? 24 घंटे का अंतराल माना गया। इसके विपरीत यदि यात्री रविवार को सायं 5 बजे अमेरिका से जापान की ओर आता हुआ इस रेखा को पार करता है, तो इस रेखा को सायं 5 बजे सोमवार को माना जाएगा। तो इस तरह से 24 घंटे की 1 दिन का पूरा समय इसको क्या किया जाता है, कम हो जाता है और पूरब से अगर पश्चिम तरफ जाएंगे तो पार करने में आगे आने वाले दिन 1 दिन गिना जाता है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो देखेंगे, जैसे कि अंटार्कटिक वृत्त क्या होता है?
धरातल पर दक्षिण गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। और आर्कटिक वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा काल्पनिक वृत्त। यह उत्तरी गोलार्ध में है और अंटार्कटिक दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर वृत्त जैसे मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है और यह कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और कर्क वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में अगर देखेंगे तो विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। विषुवत वृत्त जैसे कि हमने बताया था, जो बीच की जो रेखा होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जो हमारे 0 अंश का काल्पनिक, बीचों बीच 0 अंश का काल्पनिक वृत्त है। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं और पश्चिम दिशा जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। यानी अगर आप बाईं की तरफ जाएंगे, पश्चिम दिशा में जाएंगे तो एक दिन आप जोड़ेंगे, और अगर दाईं ओर पूर्वी दिशा में जाएंगे तो एक दिन घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हम की सहायता से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। 0 डिग्री रेखा जैसे हमने बताया था, देशांतर में ग्रीनविच रेखा होती है और पश्चिमी देशांतर व दाईं और पूर्वी देशांतर होते हैं। और जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी देशांतर और दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होते हैं। तो जिस तरह से हमने पढ़ा, आज ये चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है कि किस तरह से हम देशांतर और समय का ज्ञात करते हैं, और हमारा जो है जो पृथ्वी है उस पे इमेजिनरी लाइंस जो बने हैं, काल्पनिक रेखाएं जो बनी हैं, वह किस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों दिशाएं में बनी हुई हैं, और जिसको हमने आज अच्छी तरह से पढ़ लिया। जो मेन क्वेश्चंस ये होंगे जैसे मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, इसके आप प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। और इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो इसमें कोई टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।